नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस अपने एक नए लेक्चर में। और जो पर्टिकुलर सम्स हम सॉल्व कर रहे थे वैसे ही उसी के अंदर ही आगे हम लोग एक नया क्वेश्चन जो है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आज का जो है वो है हमारा पेपर नंबर 2, मतलब कि पर्टिकुलरली मार्वल के अंदर ही आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इट इज़ एन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज पिछला वाला जो हमने सॉल्व किया था वो थोड़ा सा अलग था, ये वाला जो सॉल्व करेंगे ये एक और ज़्यादा डिफरेंट लेवल वाला सम है इसीलिए। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर सम है उसको सॉल्व किस तरीके से करना है, देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 47 होगा आपके मार्वल के अंदर। और यहाँ पर ये क्वेश्चन के अंदर लिख के दिया है कि पार्थ एंड आदित्य दो एक पार्टनर है हमारे पर्टिकुलर कंपनी में, बिकॉज हम लोग यहाँ पर पार्टनरशिप वाला अकाउंट सॉल्व कर रहे हैं इसीलिए। अब यहाँ पर हमको क्या बोला है, प्रिपेयर करना है फाइनल अकाउंट ऑफ एन पार्टनरशिप। हम लोगों को यहाँ पे क्लियरली बोला है कि भाई पार्टनरशिप वाला फाइनल अकाउंट जो है वो आप लोगों को यहाँ पे प्रिपेयर करना रहेगा। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी है और क्या क्या चीज़ों का अच्छे से तरीके से सॉल्व करना है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे उस तरीके से वहाँ पर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताता रहूँगा। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और जहाँ से हम लोग हमारा क्वेश्चन हर बार सॉल्व करने के लिए शुरू करते हैं, इट इज़ अवर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ से ही हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या है हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 के अंदर यहाँ पर हम लोगों को क्या लिख के दिया, सबसे पहले बोला है कि प्रोवाइड इंटरेस्ट 8% ऑन कैपिटल। पहले हम लोग इसको पर्टिकुलरली छोटे छोटे टर्म या छोटे छोटे जो है टुकड़ों के अंदर इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बोला है इंटरेस्ट जो है वो 8% देना है कैपिटल के ऊपर। तो देखो हमारे यहाँ पर सबसे पहली चीज कैपिटल, कैपिटल लिखी कहाँ पे जाती है, तो कैपिटल जो है वो बेसिकली आएगी हमारे यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी यहाँ पे दो जन है हमारे। अब दो जन कौन से हैं? तो यहाँ पर है एक हमारा पार्थ है, दूसरा हमारा है आदित्य है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख दूंगा मेरा पार्थ एंड दूसरा मैं लिखूंगा मेरा आदित्य। यहाँ पर अकाउंट के अंदर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पार्थ एंड आदित्य। सेम इसी तरीके से क्रेडिट साइड पे भी हम लोग लिख देंगे यहाँ पे पार्थ एंड आदित्य। अब आगे मैं हर जगह पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के आगे के जो इनिशियल है वही यूज करूंगा पी एन ए, क्योंकि पूरा का पूरा चीजें लिखने की जरूरत आपको एग्जाम के अंदर रहेगी। यहाँ पर अब जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तब यहाँ पर इसके अंदर इतना ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले हम लोगों को यहाँ पे लिखनी पड़ेगी कैपिटल। कैपिटल लिखने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, इसी के नीचे यहाँ पर क्या लिखा जाता है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस लेकर आएंगे। तो यहाँ पर बैलेंस ढूंढते हैं हम लोग, कैपिटल का बैलेंस कितना है 24,000 एंड 16,000। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अकाउंट के अंदर लिख देता हूँ मेरा यहाँ पे 24,000 एंड 16,000। अब इन्हीं दोनों के ऊपर मुझे यहाँ पर क्या देने के लिए बोला है, इंटरेस्ट देने के लिए बोला गया। इंटरेस्ट कितना कितना परसेंटेज बोला था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को यहाँ पर 8% देने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो मेरा यहाँ पर कितना आ जाएगा 8%। तो 8% के हिसाब से 24,000 का अगर मैं 8% करूंगा तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा 1920। और 16,000 का अगर 8% करूंगा तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा 1280। यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दूसरी एंट्री भी होती है। तो हमेशा यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं। एक हमारा बनता है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा हमारा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली किसके लिए होता है, तो यहाँ पर पार्टनर के रिलेटेड जितनी भी चीजें हम लोगों को यहाँ पे करनी है वो सारी हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे। और बिजनेस के रिलेटेड जनरल अगर कोई भी चीज हो रही है, इनकम एक्सपेंस कुछ होगा, तो हम लोग हमारे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर करेंगे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे ये हुआ है क्रेडिट, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के डायरेक्टली यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आदित्य का और दूसरा हमारा आएगा यहाँ पे पार्थ का। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख देता हूँ पार्थ एंड आदित्य। पार्थ एंड आदित्य का दोनों का यहाँ पर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सबसे पहले मेरा यहाँ पर आ जाएगा 1920 और 1280। ये दोनों की एंट्री मैंने यहाँ पे लिख दी। देन आफ्टर उसके बाद आगे एडजस्टमेंट में क्या बोला था, 12% ऑन ड्रॉइंग देना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ड्रॉइंग लिखेंगे। ड्रॉइंग कहाँ पर आता है, सेम चीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ही, या हमारा ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्रेडिट साइड पर अगर मैंने कैपिटल लिखा है तो डेबिट साइड पर यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, टू ड्रॉइंग अकाउंट। अब यहाँ पे ड्राइंग भी दोनों की मुझे दे के रखी गई होगी। देखो ड्राइंग यहाँ पर इसकी दे के रखी गई है 4800, इसकी दी है यहाँ पे 3200। तो यहाँ पर दोनों चीजें मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका 4800 और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3200। अब इन्हीं दोनों के ऊपर मुझे यहाँ पर क्या देना है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कितना परसेंटेज बोला गया है, 12% मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहा गया है देने के लिए।
तो यहाँ पर 12% देंगे। अब यहाँ पर आगे अगर मैं सेंटेंस पढ़ता हूँ तो देखो सेंटेंस के अंदर कुछ चीज़ आगे मेंशन करी गई, बोला गया है कि भाई पार्थ भाई जो है ना वो क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं 400 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर एक मंथ के एंड पे वो 400 रुपीज वहां पर क्या है विड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर पार्थ भाई की अगर मैं बात करता हूँ तो पार्थ भाई जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं कितने रुपए, 400 रुपए। कब विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो विड्रॉ कर रहे हैं एंड ऑफ ईच मंथ। अब यहाँ पर ईच मंथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, देखो ये जो पर्टिकुलर एडजस्टमेंट होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होता है कि भाई यहाँ पर 400 रुपये तो जो है वो आप लोग विड्रॉ कर रहे हो, कब विड्रॉ कर रहे हो, तो आप लोग यहाँ पे ये जो 400 रुपये है वो हर एक साल मतलब कि पर्टिकुलरली हर एक मंथ में हम लोग यहाँ पर इसको विड्रॉ करेंगे। इसके ऊपर इंटरेस्ट यहाँ पर कितना परसेंटेज बोला है, 12% इंटरेस्ट मुझे ड्राइंग के ऊपर देना है। और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर क्या लिखा है, एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ लिखा हुआ होता है तो यहाँ पर आता है 66 डिवाइडेड बाय 12, नहीं तो फिर 78 आता है अगर बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ बोला हुआ होता है तब। तो यहाँ पर जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा 264 रुपीज जो है वो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सेम इसी तरीके से एक और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है दूसरे पर्सन का, जो आदित्य है उन्होंने विड्रॉ करा है, कब विड्रॉ करा है, 1/10/2022 को। इसका मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर ड्राइंग हुई है ना, ये ड्राइंग की मुझे कंडीशंस बताई गई है कि आदित्य ने जो विड्रॉ करे हैं 3200 रुपीज, आदित्य ने यहाँ पे जो 3200 रुपीज विड्रॉ किए हैं वो विड्रॉ कब किया है, 1/10 और वहां पे डेट लिखी हुई थी 1/10/22 को यहाँ पर विड्रॉ किया गया है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जब डेट आती है तो सबसे पहले ये भी देख लेना कि भाई आपका अकाउंटिंग ईयर कौन सा है, 23 यहाँ पर है। इसका मतलब है कि ये 22-23 वाली बात ही हो रही है। इसका मतलब यानी कि यहाँ पर 1/10 को कोई भी चीज विड्रॉ हुई है तो कितने मंथ का यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो 10, क्योंकि ये फर्स्ट डेट है इसीलिए, 11, 12, 1, 2 एंड 3। इसका मतलब है कि यहाँ पर मेरा 6 मंथ का मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है आदित्य के ऊपर मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है मेरा, 3200 का प्रिंसिपल है, 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे यहाँ पर कहा गया था तो 12% ले लेंगे, इंटू यहाँ पे कितने मंथ का देना है मुझे, यहाँ पे 6 मंथ का यहाँ पर देना है मुझे, तो इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। तो इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर, 192 रुपीज। ये जो है ये मेरा आदित्य का ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है मुझे यहाँ पर मिल गया। तो दोनों का मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल चुका है। पहले वाले का मिला है मुझे 264 रुपीज और दूसरे वाले का मिला है मुझे यहाँ पर 192 रुपीज। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ये होती है एक एंट्री, इसी के साथ साथ इसकी दूसरी एंट्री भी करनी है। तो यहाँ पर जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो अगर यहाँ पे हुआ है मेरा यहाँ पे डेबिट, तो ऊपर पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख दूंगा मेरा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डाल देंगे, दोनों का लिखेंगे पार्थ एंड आदित्य का। तो यहाँ पर पार्थ का जो है वो कितना आ जाएगा, 264 रुपीज और आदित्य का जो है वो कितना आ जाएगा, 192 रुपीज के साथ। तो ये जो दोनों की ड्राइंग की एंट्रीज थी एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री थी वो दोनों यहाँ पर होती है हमारी फिनिश। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है ये हुआ हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 यहाँ पे टोटली कंप्लीट। अब जो एडजस्टमेंट नंबर 2 है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड एंड टोटल सेल्स बुक ऑफ एन मार्च वॉज ओवरकास्ट बाय 200 रुपीज। सबसे पहले हम लोग इसको भी एडजस्टमेंट को दो पार्ट में तोड़ते हैं। क्रेडिट सेल्स 10,000 जो है वो रिकॉर्ड करा गया नहीं है। पहले तो हम लोग इतनी एंट्री करते हैं, क्रेडिट सेल को सबसे पहले हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बुक के अंदर। जब भी क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करना होगा तो सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय सेल्स और ये जो है ये हमारा जनरल सेल्स है। इसके अंदर मुझे यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो प्लस करना है। क्या प्लस करना है, अनरिकॉर्डेड सेल्स को मुझे यहाँ पर क्या करना है, प्लस करना है। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स कितना है, 10,000 रुपीज का यहाँ पर अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स है। अब ये जो मेरा अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स है इसकी दूसरी एंट्री भी होगी, बिकॉज हर एक एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है। तो ये जो है ये हमारा क्या है, सेल है। ध्यान रखना सेल्स जो होता है वो डेटर्स के साथ कनेक्टेड है एंड परचेस जो होता है वो क्रेडिटर्स के साथ कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर मैं सबसे पहले लिख दूंगा मेरा डेटर्स और डेटर्स के अंदर यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा मेरे अनरिकॉर्डेड जो भी मेरा परचेज हुआ है या अनरिकॉर्डेड जो भी मेरा यहाँ पे सेल्स हुआ है वो। अनरिकॉर्डेड सेल्स जो हुआ है वो मेरा डेटर्स के अंदर आ जाएगा यहाँ पे 10,000 रुपीज के साथ। और अनरिकॉर्डेड अगर परचेज होता तो वो यहाँ पर मैं क्या करता, किसके अंदर प्लस करता, मेरे क्रेडिटर्स के अंदर यहाँ पर उसको मुझे प्लस करना रहता है। तो यहाँ पर मैंने अनरिकॉर्डेड सेल्स की भी मैंने 2 एंट्री यहाँ पे कर दी।
अब अनरिकॉर्डेड सेल्स की एंट्री करने के बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारा, आगे क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, वो चीज हम लोग देखते हैं। आगे बोला हुआ था कि भाई जो आपकी टोटल सेल्स बुक है, मतलब कि सेल्स की जो आपकी टोटल सेल्स बुक है वो ओवरकास्ट हो गई है। ओवरकास्ट मतलब कि आपने उसके अंदर कुछ ज्यादा एंट्रीज बता दी है जो रियली में आपको बतानी नहीं चाहिए थी। तो इसका मतलब क्या है कि सेल्स के अंदर से डायरेक्ट मुझे इसको क्या कर देना पड़ेगा, माइनस कर देना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स अगर ओवरकास्ट हुआ है, कोई भी चीज अगर ओवरकास्ट होती है तो उसको उसकी वैल्यू पे लाने के लिए उसमें से उसको माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो भी मेरा ओवरकास्ट हुआ है, तो यहाँ पर मेरा सेल्स ओवरकास्ट हुआ है, अगर परचेज होता तो परचेज में से माइनस करते। ओवरकास्ट और अंडरकास्ट की दोनों की सिर्फ और सिर्फ एक एक एंट्री ही होती है, इसकी दो एंट्री कहीं पर भी करी जाती नहीं है, वो चाहे ओवरकास्ट हो या अंडरकास्ट होता है। तो यहाँ पर ये जो भी पर्टिकुलरली मेरा ओवरकास्ट हुआ है, ये जो मेरा ओवर कोस्टेड हुआ है, ये ओवर कोस्टेड यहाँ पर कितना हुआ है, 2000 रुपीज से ये मेरा ओवर कोस्टेड हुआ है। तो ये मैंने ओवर कोस्टेड यहाँ पर लिख दिया 2000 रुपीज के साथ। इसकी दूसरी एंट्री कहीं पर भी होगी नहीं, वो चाहे ओवर कास्टेड हो या अंडर कास्टेड हो, दोनों में से किसी की भी दूसरी एंट्री होती नहीं है। देन आफ्टर आगे मेरे को यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई एडजस्टमेंट नंबर 2 जो होती है वो फिनिश, इसी के साथ साथ यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 3 के अंदर बोला गया रिटर्न ऑफ एडिशनल बेड डेट रिजर्व। यहाँ पे मुझे बोला गया बेड डेट जो है वो एडिशनली मुझे 2000 का बेड डेट और देना है एंड 5% बेड डेट रिजर्व देना है डेटर्स के ऊपर। चलो तो अब लोग हम लोग चलते हैं वापस से हमारी बैलेंस शीट में, क्योंकि डेटर्स और बेड डेट रिजर्व दोनों चीजें वहीं पर ही मेंशन करी जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा मेरा बेड डेट। बेड डेट जो मुझे ऑलरेडी बता दिया गया था क्वेश्चन के अंदर, 2000 रुपीज जो है वो बेड डेट एडजस्टमेंट वाला जो है वो ऑलरेडी बता दिया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में से डेटर्स को उठा के लाने पड़ेंगे। तो डेटर्स मतलब होता है मेरा यहाँ पे रिसीवेबल। देखो पिछली बार जो हमने पढ़ा था वहाँ पे सप्लायर और वहाँ पे कस्टमर लिखा हुआ था, यहाँ पे रिसीवेबल्स एंड पेबल्स लिखा हुआ होगा। तो रिसीवेबल मतलब होते हैं हमारे यहाँ पे डेटर्स एंड पेबल्स होते हैं मतलब हमारे क्रेडिटर्स। यहाँ पर डेटर्स जो है वो कितने के देके रखे गए, तो यहाँ पे डेटर्स जो है वो टोटली मुझे 48,000 रुपीज के डेटर्स दिए गए हैं। तो मैं 48,000 के डेटर्स जो है वो सीधे बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेरे 48,000 रुपीज के डेटर्स। इसको लिखने के बाद नेक्स्ट जो है वो मुझे क्या करना है, इसको प्लस माइनस करना है। तो 48 प्लस 10 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 58,000। 58,000 माइनस 2000 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 56,000। और 56,000 में से यहाँ पर मुझे क्या करना है माइनस बेड डेट रिजर्व, जो मुझे बोला गया था 5% है एडजस्टमेंट वाला, वो मुझे करना है। तो 56,000 का यहाँ पर 5% अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे 2800 रुपीज। 2800 से जब मैं इसको माइनस करूंगा तो बाहर में लिखूंगा 53,200 रुपीज। तो ये जो भी मेरा यहाँ पर ये दोनों जो मैंने एंट्री करी है बेड डेट की एंड बेड डेट रिजर्व की, ये दोनों एंट्री मुझे अब मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ले जानी पड़ेगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर यहाँ पर एंट्री करने के लिए सबसे पहले तो इसका फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर बेड डेट टी, यहाँ पर आ जाएगा ए, बेड डेट रिजर्व, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा ए, एंड लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा बेड डेट रिजर्व टी। यानी कि ये जो हमारा जनरल टाट वाला फॉर्मेट होता है वो पहले की दोनों वैल्यू क्या होती है यहाँ पर प्लस होती है, लास्ट वाली वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे माइनस करते हैं। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट के अंदर यहाँ पर जो मुझे दिया था अभी के लिए बेड डेट बताया गया 2000 और एडजस्टमेंट वाला ही बेड डेट रिजर्व जो था वो था मेरा 2800 का। तो वो दोनों चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी है। बाकी की वैल्यूज जब हम लोग क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे तब उसकी वैल्यूज को वहाँ पे लिख देंगे। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे बोला है कि फर्नीचर के अंदर से 4000 का फर्नीचर बिकम एन एब्सलेंट। एब्सलेंट मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये जो है ये क्या हो गया मेरा खराब हो जाता है, इसको हम लोग क्लियरली बोलते हैं लॉस विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। अब यहाँ पर क्या बोला गया मुझे कि भाई ये जो पर्टिकुलर फर्नीचर में से जो भी मेरा लॉस हुआ है उसको मुझे अब बुक के अंदर रिकॉर्ड करना नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरा फर्नीचर, सबसे पहले फर्नीचर ढूंढो, फर्नीचर एंड फिटिंग्स यहाँ पर मुझे मिल गया। फर्नीचर एंड फिटिंग कितना है 10,000 रुपीज का मेरा फर्नीचर है यहाँ पे। तो ये जो भी मेरा फर्नीचर है ये सबसे पहले तो मैं बैलेंस शीट के अंदर आ जाऊंगा। बैलेंस शीट के अंदर आके यहाँ पर सबसे पहले मैं हेडिंग डाल दूंगा मेरा फर्नीचर का। फर्नीचर मेरा कितने का है 10,000 रुपीज का मेरा फर्नीचर है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स जो भी लिखा हुआ था वो चीजें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब उसके बाद उन लोगों ने क्या बोला है कि इसके अंदर से 4000 का जो फर्नीचर है वो मेरा हो जाएगा यहाँ पे लॉस। एब्सलेंट मतलब होता है लॉस ऑन फर्नीचर। तो लॉस ऑन फर्नीचर यहाँ पर कितना देके रखा गया है, तो लॉस ऑन फर्नीचर जो है वो टोटली 4000 का मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। 4000 जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो बाहर की वैल्यू आ जाएगी मेरी यहाँ पे 6000 रुपीज के साथ। अब ये जो भी मेरा 4000 है ये मेरा लॉस हुआ है, लॉस की यहाँ पे दूसरी एंट्री भी मुझे करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था दो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोगों ने यहाँ पर बनाया, एक प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिजनेस के रिलेटेड जितने भी कोई लॉसेस हो रहे हैं, बिजनेस के रिलेटेड जितनी भी कोई इनकम हो रही है वो हम लोग जनरल हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लॉस ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स के ऊपर कितने का लॉस हो रहा है यहाँ पे, टोटली 4000 रुपए का मेरा यहाँ पे लॉस हो रहा
है, तो इसकी एंट्री मैंने यहाँ पे लिख दी 4,000 रुपये के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि 4th नंबर वाली भी एडजस्टमेंट यहाँ पर होती है फिनिश। अब आगे मेरा है एडजस्टमेंट नंबर 5। अ कोर्ट हैज फाइनलाइज द क्लेम ऑफ ₹4,000 फॉर नॉट मीटिंग एन एग्रीमेंट प्रोवाइडेड टू द गुड्स टू द कस्टमर। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर चीज है वो चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पर कोर्ट ने क्या करा है, आपके सामने जो भी है ना क्लेम पास किया है, आप लोगों को बोला है कि भाई आपने जो भी एग्रीमेंट किया था कस्टमर के साथ गुड्स देने के लिए, कस्टमर को आपने वो गुड्स दिए नहीं। कस्टमर गया कोर्ट में, कोर्ट में जाके उसने क्लेम किया। क्लेम करने के बाद कोर्ट ने ये बोला कि भाई आपने जो भी गुड्स जो बोला था कस्टमर को देने के लिए, आपने वो गुड्स दिए नहीं है, तो इसका आपको क्लेम जो है वो देना पड़ेगा कस्टमर को। तो अगर ऐसी कोई चीज आती है कि भाई कस्टमर को जो है वो मुझे क्लेम वहां पे देना पड़ेगा, तो ये क्या है, ये सबसे पहली चीज, ये मेरी एक लायबिलिटी क्रिएट होगी। सबसे पहले तो क्या हो जाएगी, मेरी ये एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो मैं आ जाता हूँ मेरी लायबिलिटी साइड पे, यहाँ पर आ गया मेरी लायबिलिटी साइड पे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ये पैसा मुझे कस्टमर को देना है, इसलिए मैं इसके आगे वर्ड यूज कर रहा हूँ आउटस्टैंडिंग क्लेम अमाउंट। अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग क्लेम की अमाउंट कितनी है, टोटली 4,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग क्लेम की अमाउंट है। सबसे पहली चीज तो मेरी लायबिलिटी हो गई। दूसरा, लायबिलिटी के साथ साथ ये आज नहीं तो कल मेरे लिए तो ये एक्सपेंस ही कंसिडर होने वाला है, और ये पैसा मुझे कस्टमर को देना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लॉस ऑन क्लेम। कितने का क्लेम हो रहा है, यहाँ पे 4,000 रुपए का क्लेम जो है वो हमारे सामने हो रहा है। तो और वो जो भी लॉस हो रहा है उसकी एंट्री भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी। तो इस तरीके से यहाँ पे लॉस ऑन क्लेम मतलब कि जो 5th नंबर की एंट्री थी, जो कोर्ट ने हमको कहा है कि भाई अब आपको 4,000 रुपए देने पड़ेंगे, तो एक टाइम के लिए वो हमारा एक्सपेंस भी है और उसी टाइम पे वो हमारी क्या है, वहाँ पे लाइबिलिटी भी है। तो दोनों चीजों का हम लोगों को वहाँ पर क्या है ध्यान रखना रहेगा, लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस को लेकर। देन आफ्टर उसके बाद जो है पॉइंट नंबर 6 के अंदर बोला, ये पॉइंट को बहुत समझने वाला पॉइंट है। देखो क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ ₹2,000 इज रिकॉर्डेड इन वेजेस अकाउंट। इसका मतलब ये क्या कहना चाहते हैं पता है आपको, यहाँ पे जो आप ट्रायल बैलेंस, ये जो पर्टिकुलरली ट्रायल, ये ट्रेडिंग अकाउंट जो आपका है, यहाँ पर आप जो ये वेजेस लिखते हो ना, ये वेजेस के अंदर ऑलरेडी आपका आउटस्टैंडिंग वाला जो वेजेस है ना वो इंक्लूडेड ही है, इज रिकॉर्डेड। बट उन लोगों ने क्या बोला है, बट आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर उसकी एंट्री हुई नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मैंने आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो लिखा नहीं है। तो यहाँ पर जब कभी भी आउटस्टैंडिंग वेजेस होता है या आउटस्टैंडिंग वेजेस की कोई भी बात आती है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो ट्रायल बैलेंस यानी कि यहाँ पर होगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस इस तरीके से 2,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग वेजेस जो होगा वो आता है, वो चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखी गई नहीं है। तो वो चीज़ अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखी जाती है, और ट्रायल बैलेंस की हम लोग कितनी एंट्री करते हैं, तो ट्रायल बैलेंस की हमेशा एक ही एंट्री होती है, अनटिल एंड अनलेस ट्रायल बैलेंस के कोई भी पर्टिकुलर चीज के अंदर हिडन एडजस्टमेंट ना हो तब तक के लिए। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वेजेस उन लोगों ने क्लियरली हमको बताया है कि भाई आउटस्टैंडिंग वेजेस आप लोगों ने पर्टिकुलरली ट्रेडिंग अकाउंट वाले वेजेस में तो उसको लिख दिया है, वहां पे तो वो रिकॉर्डेड है। बट कहाँ पे रिकॉर्डेड नहीं है, ट्रायल बैलेंस में नहीं है। ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है कि उसकी एक एंट्री अभी भी कहीं पर हुई नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग वाली कोई भी चीज होती है तो वो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, हमारे बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट लाइबिलिटी साइड पे, और यहाँ पर कितना है मेरा बाकी आउटस्टैंडिंग वेजेस का, 2,000 रुपए मेरे आउटस्टैंडिंग वेजेस के जो है वो बाकी थे, उसकी एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी। देन आफ्टर उसके बाद आगे जो है वो पर्टिकुलरली हमारी सारी एडजस्टमेंट होती है फिनिश। देन इसके बाद शुरू होता है हमारा सारा पर्टिकुलरली पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप लोगों को वहां पे चीजें देके रखी गई है, आपको उसे उसी तरीके से सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले ड्राइंग, वो मेरा सॉल्व हो गया है। नेट कॉस्ट ऑफ परचेज, नेट कॉस्ट ऑफ परचेज को उन लोगों ने क्या बताया, नेट कॉस्ट ऑफ परचेज मतलब होता है मेरा एडजस्टेड परचेज। तो एडजस्टेड परचेज जो भी होगा ना वो डायरेक्टली मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यहाँ पे परचेज साइड पर ही मुझे लिख देना है, टू नेट कॉस्ट ऑफ परचेज की हेडिंग डाल के। अब नेट कॉस्ट ऑफ परचेज जो है वो कितना है यहाँ पर मेरा 106,000 मतलब 1,06,000 रुपीज का मेरा यहाँ पे नेट कॉस्ट ऑफ परचेज है। देन आफ्टर उसके बाद यहाँ पर मुझे स्टॉक बताया गया, ये जो स्टॉक है 31,32023 का है। इसका मतलब यानी कि यहाँ पे 31,32023 ऊपर भी यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। अब क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो इसकी कितनी एंट्री होती है,
अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ होता है तो इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री होती है, और वो भी कहाँ पर होती है, हमारे बैलेंस शीट के अंदर ही। हम लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली लिख देना है क्लोजिंग स्टॉक करके। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर मुझे कितने का देके रखा गया था, तो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो थी हमारी यहाँ पे 28,000 रुपीज़ के साथ। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ मेरे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 28,000 रुपीज़। देन आफ्टर उसके बाद अगर हम लोग आगे देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक के बाद, तो रिसीवेबल मतलब मेरे डेटर्स, इसकी एंट्री मैंने कर दी है। वेजेस एंड सैलरी, अब यहाँ पे ध्यान रखो, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, वेजेस एंड सैलरी लिखा है। इसका मतलब कि आगे वाला जो पर्टिकुलर वर्ड होता है ना, वो अकाउंट के अंदर हम लोगों को एंट्री करनी है। यानी कि यहाँ पर इसकी एंट्री कहाँ पे होगी, तो वेजेस की जो एंट्री होती है वो ट्रेडिंग में होती है, सैलरी की एंट्री होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस में होती है। बट यहाँ पर वेजेस एंड सैलरी बोला हुआ है, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ एंट्री कहाँ पे करनी पड़ेगी, मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही। यहाँ पर मुझे 10,000 रुपीज से इसकी एंट्री यहाँ पे करनी रहेगी। देन आफ्टर उसके बाद बोला गया ट्रेडिंग एक्सपेंस। यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं, ट्रेडिंग एक्सपेंस लोग क्या करेंगे पता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिख देंगे। बट ये ट्रेडिंग एक्सपेंस मतलब कि आप जो ट्रेड कर रहे हो मार्केट के अंदर आपके गुड्स का, उसके अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लॉरी एक्सपेंस हो सकता है, या आपका पर्टिकुलरली शिपिंग एक्सपेंस हो सकता है, ये स्टेशनरी एक्सपेंस भी हो सकता है, ये कोई भी एक्सपेंस हो सकता है आपका। तो ये ट्रेडिंग एक्सपेंस मतलब आपको अगर मार्केट के अंदर आपके गुड्स को अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो इन जनरल ये उसका एक्सपेंस है। ट्रेडिंग एक्सपेंस यहाँ पर कितना दिया गया है, 16,000 रुपए। तो ट्रेडिंग एक्सपेंस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आ जाएगा मेरा यहाँ पे टू ट्रेडिंग एक्सपेंस। मेरे को अगर ट्रेड करना है मार्केट में तो इतना खर्चा तो मेरा हो ही रहा है, ये वो चीज बताता है 16,000 रुपए ट्रेडिंग एक्सपेंस के। देन आफ्टर मुझे यहाँ पर दिया गया है बिल्डिंग। बिल्डिंग कितना दिया है, 50,000 रुपए का मेरा बिल्डिंग दिया हुआ है। तो बिल्डिंग कहाँ पर आएगा, बट ऑब्वियस सी बात है बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि ये हमारा क्या है, असेट्स है। तो यहाँ पर बिल्डिंग जो है वो डायरेक्टली लिख देते हैं हम लोग, 50,000 रुपीज का जो है वो मेरा यहाँ पर बिल्डिंग दे के रखा गया है। देन आफ्टर बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट जो है वो क्या दिया हुआ है मुझे यहाँ पर, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इसकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। ऑफिस इक्विपमेंट, अब देखो ऑफिस इक्विपमेंट्स यहाँ पर मुझे देके रखे गए। ऑफिस इक्विपमेंट जितने भी होते हैं ये सारे के सारे क्या है, मेरी असेट्स होगी, क्योंकि इक्विपमेंट वर्ड इसके पीछे यूज हुआ है। 4,000 रुपीज के मेरे ऑफिस इक्विपमेंट है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर वापस से मैं आ गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरे ऑफिस इक्विपमेंट कितने के हैं मेरे, 4,000 रुपीज के मेरे ऑफिस के इक्विपमेंट्स है, तो उनकी एंट्रीज मैंने यहाँ पे कर दी। देन आफ्टर आगे मुझे क्या देके रखा गया है, पैकिंग मटेरियल स्टॉक। यानी कि अगर बात करी गई है स्टॉक की, तो इसकी भी एंट्री कहाँ पे होगी, हमारे बैलेंस शीट के अंदर ही होगी, क्योंकि हर एक स्टॉक की एंट्री बैलेंस शीट में ही होती है। एंड देन उसके बाद देखे रखा गया कैश बैलेंस 2,000। तो दोनों की एंट्री हम लोग कहाँ पे करेंगे, हमारे बैलेंस शीट के अंदर करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले तो पैकिंग मटीरियल स्टॉक, एंड देन उसके बाद बोला गया मुझे कैश बैलेंस। और कैश बैलेंस यहाँ पर कितना देंगे, सबसे पहले पैकिंग मटेरियल मेरे को यहाँ पे दिया हुआ था 4,000 रुपए का, एंड कैश बैलेंस जो है वो मुझे यहाँ पे देके रखा गया था 2,000 रुपए का। दोनों चीज की एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे क्या बोला है, अब आगे अगर हम लोग देखते हैं तो बारी आती है हमारी डेबिट साइड का, सब कुछ कंप्लीट है, क्रेडिट साइड की। क्रेडिट साइड के अंदर सबसे पहले कैपिटल की एंट्री हो चुकी है, सेल्स। सेल्स यहाँ पर कितने का दिया हुआ है, 2 लाख रुपए का सेल्स दिया हुआ है। तो सेल्स के अंदर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2 लाख रुपीज। और जब आप यहाँ पे 2 लाख रुपीज लिख रहे हो तो इसके अंदर से इसकी सारी वैल्यू को प्लस माइनस करके टोटली मैं बाहर भी लिख देता हूँ 2,08,000 रुपीज के साथ, क्योंकि 10,000 प्लस होगा 2,000 माइनस होगा इसीलिए। पेबल्स, पेबल्स मतलब मेरे होते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के देके रखे गए, 30,000 रुपीज के यहाँ पर क्रेडिटर्स है। तो क्रेडिटर्स यहाँ पर मैं डायरेक्टली बाहर लिख देता हूँ, मेरे बैलेंस शीट के अंदर में आ गया हूँ। यहाँ पे ये जो बैलेंस शीट है इसके अंदर यहाँ पर मैं डायरेक्टली बाहर लिख दिया 30,000 रुपीज के साथ मेरे क्रेडिटर्स की। देन आफ्टर उसके बाद बोला है गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ सैंपल। सैंपल के तरीके से कोई भी अगर आप गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आपको उसे क्या करना रहेगा, सबसे पहली चीज आपकी परचेज में से वो माइनस होता है। बट यहाँ पर मुझे ये नेट परचेज दी हुई है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसकी एंट्री में क्रेडिट साइड पे यहाँ पे लिख दूंगा बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ सैंपल। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसकी एंट्री में क्रेडिट साइड पर ही लिख दी, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस भी कंसीडर इसके अंदर हो सकता है ये। एंड देन आफ्टर उसके बाद मुझे देके रखा गया बैंक ओवरड्राफ्ट 14,000 रुपीज का। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो भी कहाँ पर आता है, हमारा बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिट साइड है, इसका मतलब क्या होगा, लाइबिलिटी साइड ही मुझे एंट्री करनी पड़ेगी, बिकॉज हर एक क्रेडिट की एंट्री, लाइबिलिटी मतलब होती है मेरी क्रेडिट साइड और असेट्स मतलब होती है मेरी डेबिट साइड। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने सारी एंट्रीज जो थी वो सारी एंट्री यहाँ पर होती है फिनिश। अब बारी आती है यहाँ पर पर्टिकुलरली अकाउंट्स को क्लोज करने की। तो सबसे पहला अकाउंट जो है वो मेरा क्लोज होगा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को अगर मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा तो इसका टोटल आएगा मेरा यहाँ पे 2,10,000 के साथ, क्योंकि ये
2,08,000 प्लस 2,000, तो यहाँ पर 2,10,000 आ जाएगा। यही 2,10,000 को मैंने क्या करूंगा, डेबिट साइड पर भी लिख दूंगा। इसमें से ये सारी वैल्यू को माइनस करता हूँ, ये दोनों वैल्यूज को अगर मैं ऊपर वाली जो दोनों वैल्यूज है इनको अगर मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ, तो इनको माइनस करने के बाद जो मुझे वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर कौन सी वैल्यू मिलेगी मुझे, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर की, या तो फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई मुझे यहाँ पर मिल जाएगा मेरा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये जो भी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है ये मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 94,000 रुपीज़ का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मुझे यहाँ पे मिल गया। यही ग्रॉस प्रॉफिट को मुझे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 94,000 रुपीज़ का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। अब 94,000 रुपीज़ के ग्रॉस प्रॉफिट के अगर मैं टोटल के यहाँ पे देखता हूँ, तो देखो यहाँ पर बेड डेट के अंदर और कोई भी चीज़ देखिए नहीं रखी गई थी, तो इन दोनों का टोटल करके यहाँ पर मैं बाहर लिख देता हूँ 4800। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज थी वो सारी एंट्रीज हो चुकी है। इसका मतलब यहाँ का टोटल करूँगा तो वो बाय ऑब्वियस है वो कमी आने वाला है। तो यहाँ पर 94,000 जो है वो क्रेडिट साइड का टोटल ही बड़ा है, वही टोटल को मैं डेबिट साइड पर भी लिख दूंगा 94,000। इन दोनों को यहाँ पर मैं माइनस करूंगा तो मुझे यहाँ पर आंसर मिलेगा 65,200 रुपीज़। और इसके आगे मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 2 नेट प्रॉफिट। और ये जो नेट प्रॉफिट है ना वो ट्रांसफर कहाँ पर होता है, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट में मुझे इसको क्या कर देना है, ट्रांसफर कर देना है। तो यहाँ पर 65,200 को जो है वहाँ पर वो डेबिट था, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको क्रेडिट कर दूंगा बाय नेट प्रॉफिट के साथ। नेट प्रॉफिट 65,400। और जब मैं यहाँ पे टोटल करूंगा तो यहाँ पर भी सेम चीज़ आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो बट ऑब्वियस सी बात है वापस से क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़्यादा आएगा। 65,200 यहाँ पर जो है ये पर्टिकुलरली मुझे मिला था, तो 65,200 मेरे को यहाँ पे लिखना रहेगा। मैंने 4 लिख दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 200। अब इन्हीं सबका अगर मैं यहाँ पे टोटल करूंगा तो मुझे यहाँ पे टोटल मिलेगा 65,656। अब यही टोटल को मुझे यहाँ पर लिखना है 65,656 के साथ। इसमें से ऊपर की दोनों वैल्यू को अगर मैं माइनस करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पर आंसर मिलेगा 62,456। इसके आगे यहाँ पर क्या लिखा जाता है, 2 डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये जो भी मेरा यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट है ये दो के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पी एंड ए के बीच में यहाँ पे। अब पी एंड ए के बीच में डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे यहाँ पर कोई चीज़ें बताई गई होगी। अगर मुझे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई भी चीज़ बताई नहीं गई है और अगर आप पूरा क्वेश्चन भी देखते हो तो हमेशा ध्यान रखो, देखो यहाँ पर आपको कहीं पर भी कोई भी डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करना है प्रॉफिट को कुछ भी नहीं बताया गया। तो आपको इसे इन जनरल ले जाना है, इक्वल रेशियो में आप लोगों को इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 1:1 में मुझे इसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा। तो यानी कि 31,228 यहाँ पर आ जाएगा और 31,228 यहाँ पर आ जाएगा। ये डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पर डेबिट हुआ, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा बाय डिविजिबल प्रॉफिट के साथ। डिविजिबल प्रॉफिट के अंदर यहाँ पर आ जाएगा 31,228 और यहाँ पर भी आ जाएगा 31,228। अब इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे पूरा का पूरा। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड का अगर मैं टोटल करने जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा 57,148। और यही अगर मैं आदित्य का टोटल करूँगा यहाँ पे तो 48,500 यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में मेरा 8। अब यही टोटल मेरे को डेबिट साइड पे भी लिखने पड़ेंगे 48,508 और यहाँ पर आ जाएगा 57,148। तो ये दोनों की एंट्रीज मैंने यहाँ पे लिख दी। अब इसमें से मैं अगर ये दोनों वैल्यूज को ऊपर की वैल्यू को माइनस करता हूँ तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो हेडिंग डाल दूंगा। इसके अंदर क्या हेडिंग डाली जाएगी, यहाँ पर 2 बैलेंस CD। क्यों, बिकॉज की ओपनिंग बैलेंस तो यहाँ पे था, अब ये जो फाइंड आउट कर रहा हूँ वो मैं क्लोजिंग बैलेंस कर रहा हूँ। इसमें से ये दोनों वैल्यू को यहाँ पर माइनस करेंगे तो फर्स्ट में यहाँ पर आंसर मिलेगा मेरा 52,084, ये मेरा पार्थ का आ गया। एंड इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 45,116, ये मेरा आ जाएगा यहाँ पर आदित्य का। इन्हीं दोनों की वैल्यू को मुझे क्या करना है, मेरे पर्टिकुलरली बैलेंस शीट के अंदर ले जाना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं हेडिंग डाल दूंगा अभी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट करके। कैपिटल अकाउंट किसका किसका यहाँ पे, तो 2 जनों का कैपिटल अकाउंट है। एक तो सबसे पहले मेरा पार्थ है एंड देन उसके बाद है मेरा यहाँ पे आदित्य। तो पार्थ एंड आदित्य की दोनों की एंट्री करेंगे तो पार्थ के अंदर यहाँ पर आ जाएगा मेरा 52,084 और आदित्य के अंदर आ जाएगा यहाँ पर 45,116। अब यहाँ पर बारी आती है हमारे टोटल करने के लिए। तो सबसे पहले एक बार ये चेक कर लेना कि सारी वैल्यूज को आप लोगों ने यहाँ पे बाहर लिख दिया हो। इसकी वैल्यू बाहर है, ये सारी बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी सारी बाहर है।
अब यहाँ पर हम लोग करते हैं टोटल। अब जब मैं इन पर्टिकुलर सारी वैल्यूज का अगर मैं टोटल करने जाता हूँ, यहाँ पे इन्हीं सारी वैल्यूज का अगर मैं टोटल करूंगा तो मुझे यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड का जो टोटल है वो मुझे यहाँ पर मिलेगा मेरा यहाँ पे 1,47,200। और यही टोटल को मुझे क्या करना है, मेरे पर्टिकुलरली लाइबिलिटी साइड पर भी लिख देना है। क्यों? बिकॉज की दोनों की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, सेम ही होगी और सेम ही आएगी। यहाँ पर अगर आपको चेक करना है तो आप वापस से यहाँ पर चेक भी सारी चीजें कर सकते हो। दोनों की वैल्यू जो है वो आप लोगों की यहाँ पर सेम आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सो इस तरीके से यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली हमारा पेपर नंबर 2 था, जिसके अंदर यहाँ पर पार्ट्स और आदित्य की बात करी गई थी, ये हमारा होता है यहाँ पर फिनिश। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। हो सके तो इस वीडियो को कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, दोस्तों के साथ शेयर, जिससे क्या है कि उन लोगों को भी यहाँ पे इसके अंदर थोड़ी मदद मिल सके। थैंक यू सो मच।